नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज के सत्र में दोस्तों सौंदर्य की नदी नर्मदा जो एक यात्रा व्रत है अमृतलाल वेगड़ का, उस पर आधारित ये सत्र है। इसकी चर्चा हम आज के सत्र में करने वाले हैं और ये सत्र आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि ये कृति उनके पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है। तो विशेष तौर पर ये सत्र इसी बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि 9 तारीख को 9 सितंबर को उनका जो एग्ज़ाम है उसकी पृष्ठभूमि में कोई कमी न, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी नींव मजबूत होने में कोई कमी न रह जाए, क्योंकि ये एक कृति ऐसी थी जो हमसे छूट रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अमृतलाल वेगड़ जो कि कृतिकार हैं, रचयिता हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं, उनके जीवन के विषय में संक्षिप्त सी चर्चा करते हैं। इनका जन्म हुआ 3 अक्टूबर 1928 को जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये बात आपको भूलनी नहीं है कि जबलपुर से इनका गहरा रिश्ता था और जबलपुर वो जगह है जहाँ पर भेड़ाघाट नामक स्थान है जहाँ से नर्मदा नदी बहती है। इनका निधन 6 जुलाई 2018 को हुआ और इनकी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हमें याद रखना चाहिए वो ये है कि 1948 से 1953 के बीच आप शांति निकेतन में रहे और वहाँ पर इन्होंने चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। यानी शांति निकेतन वो जो जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक शिक्षण संस्थान के रूप में की गई थी। तो इस बात को आपको भूलना नहीं है। यानी वे एक साहित्यकार होने के साथ साथ एक चित्रकार भी थे। यही कारण है दोस्तों कि जब हम इस यात्रा व्रत को पढ़ते हैं तो स्थान स्थान पर जहां पर उन्हें कुछ आकर्षक दृश्य दिखाई देते हैं, कुछ आकर्षक व्यक्तित्व वाले या अलग प्रकार की अनुभूतियों से युक्त चेहरे दिखाई देते हैं, तो वे उनकी स्केचिंग करते हुए हमें नजर आते हैं। इसका वर्णन उन्होंने स्वयं किया है। उन्होंने बहुत सारे स्केच यानी रेखा चित्र इस दौरान बनाए। तो इससे स्पष्ट होता है कि वे न केवल एक साहित्यकार थे बल्कि एक चित्रकार भी थे। और उनके चित्रकार होने का महत्वपूर्ण आधार था 1948 से 1953 के बीच का वो समय जो उन्होंने एक चित्रकला के विद्यार्थी के तौर पर शांति निकेतन जैसी महत्वपूर्ण संस्था में बिताया। अब बात आती है कार्यक्षेत्र की कि उनके जीवन की जो गतिविधियां थी वो किस प्रकार की थी, उसके विषय में हमें जानना जरूरी है ताकि हम कृति तक पहुंचने से पहले रचनाकार के, लेखक के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं से रूबरू हो सके। तो सबसे पहली बात जो हमें जाननी चाहिए वो ये कि ये न केवल हिंदी के साहित्यकार थे बल्कि गुजराती और हिंदी दोनों में इन्होंने समान रूप से रचनाएं लिखी। गुजराती इनकी मातृभाषा थी, यानी मूलतः ये गुजराती थे। इनका निवास बचपन से ही कहाँ रहा, जबलपुर मध्य प्रदेश में, और हिंदी में भी इन्होंने रचनाएं लिखी। और ये चित्रकार थे, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इसकी चर्चा हम कर चुके। अगली इनके व्यक्तित्व की एक और बात है खास कि इन्हें नर्मदा नदी से विशेष प्रेम था। तो ये नर्मदा प्रेमी व्यक्ति थे। नर्मदा के संरक्षण, क्योंकि नर्मदा नदी के प्रति उनकी बहुत अधिक आस्था थी, प्रेम था, विश्वास था, श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में नर्मदा के संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। नर्मदा की इन्होंने अपने सारे जीवन काल में 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की। ये बात आपको भूलनी नहीं है। कितने किलोमीटर की पदयात्रा की? 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की अपने संपूर्ण जीवन काल में। और नर्मदा के अंचल में फैली जो बेशुमार दौलत है, प्राकृतिक संपदा है, जिसमें जैव विविधता खास तौर पर देखने को मिलती है, उससे न केवल भारत को बल्कि संपूर्ण विश्व को परिचित कराया। यानी उसके मूलभूत सौंदर्य से, उसके प्राकृतिक संपदा से सारे विश्व को अवगत कराया। 1977 में 47 वर्ष की उम्र में उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की शुरुआत की। यानी ये जानना जरूरी है कि उन्होंने जो 4000 किलोमीटर की अपने संपूर्ण जीवन काल में यात्रा की, नर्मदा की पद यात्रा की, उसकी शुरुआत कब हुई? उसकी शुरुआत हुई 1977 में। ये वर्ष आप कंठस्थ कर लेंगे। और उस समय लेखक की उम्र थी 47 वर्ष। और ये क्रम
उनके जीवन में यानी 2009 वर्ष 2009 तक लगातार चलता रहा। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों कि उन्होंने कई तरीके होते हैं नर्मदा की पदयात्रा करने के, और लेखक ने जो पदयात्रा की वो टुकड़ों में की। यही कारण है कि वे एक स्थान से एक निश्चित अपने गंतव्य तक की पदयात्रा पूरी करते थे, फिर वापस लौटकर घर आते थे और फिर वापस नए सिरे से जहां पर छोड़ा था वहीं से पदयात्रा शुरू करते थे। यानी उन्होंने टुकड़ों में पदयात्रा की नर्मदा की। यही कारण है कि 1977 से 2009 के बीच का एक लंबा समय उन्होंने पदयात्रा में बिताया। अब बात आती है उनकी कृतियों की। अमृतलाल वेगड़ ने गुजराती, जैसा मैंने कहा वे गुजराती के भी साहित्यकार थे और हिंदी में भी उन्होंने रचनाएं लिखी। तो गुजराती में 7 रचनाएं इन्होंने लिखी और हिंदी में इनकी मात्र 3 कृतियां हैं। उन्होंने बाल साहित्य पर भी लगभग 8 से 10 पुस्तकें लिखी। यानी उनका संबंध न केवल यात्रावृत्त से है, केवल उन्होंने यात्रावृत्त नहीं लिखे बल्कि उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा, और यात्रावृत्त उन्होंने केवल हिंदी में नहीं लिखे बल्कि गुजराती में भी लिखे। ये बिंदु हम भूलेंगे नहीं। आगे चले। अब बात आती है उनकी हिंदी की कृतियों की। तो हिंदी में उनकी मात्र 3 कृतियां हैं। पहली कृति है सौंदर्य की नदी नर्मदा, दूसरी कृति है अमृतस्य नर्मदा, और तीसरी कृति है तीरे तीरे नर्मदा। तो दोस्तों एक बात आपको, जिससे कि आपके मन में कोई शंका कोई संदेह न रहे, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि 1977 में जो नर्मदा की पदयात्रा लेखक ने शुरू की थी और जो 2009 तक चली टुकड़ों में, इन तीनों पुस्तकों में, ये तीनों यात्रावृत्त हैं, इन तीनों पुस्तकों में 1977 से 2009 तक की उनकी पदयात्राओं से के संस्मरण, यानी जिनको हम साहित्यिक भाषा में यात्रावृत्त कहेंगे, उनका संकलन है। और हम जो कृति पढ़ने वाले हैं उस कृति में, यानी हमारे पाठ्यक्रम में जो है सौंदर्य की नदी नर्मदा, उसमें उनकी 11 वर्ष की यात्राएं, यानी 1977 से 1987 तक की यात्राएं जो नर्मदा की उन्होंने पदयात्रा की, उसके से संबंधित यात्रावृत्त संकलित है। तो ये भ्रम आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहां मैं चर्चा कर रही हूं 1977 से 2009 की, और आगे जब हम चर्चा करेंगे सौंदर्य की नदी नर्मदा की तो वहां पर 1987 आएगा, तो आप भ्रमित हो सकते हैं। तो पहले ही इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि आपको ये तथ्य भूलना नहीं है। इनमें से सौंदर्य की नदी नर्मदा और अमृतस्य नर्मदा, यानी ये जो पहली 2 कृतियां हैं, ये कृतियां हिंदी में भी हैं और गुजराती में भी हैं। लेकिन तीरे तीरे नर्मदा दोनों गुजराती और दोनों भाषाओं में है, लेकिन तीरे तीरे नर्मदा केवल हिंदी में रचित है, उसका गुजराती संस्करण उपलब्ध नहीं है। अब बात आती है पुरस्कार और सम्मान की। तो 1992 में इनको मध्य प्रदेश साहित्य परिषद से पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार मिला। 1994-95 में मध्य प्रदेश से थे लेखक, तो मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया। 2004 में गुजराती और हिंदी में साहित्य सृजन के लिए इनको दोनों भाषाओं में एक साथ, ऐसा अक्सर नहीं होता कि 2 भाषाओं में एक साथ किसी भी लेखक को, रचनाकार को साहित्य अकादमी मिले, लेकिन श्री अमृतलाल वेगड़ उन चंद चुनिंदा साहित्यकारों में से हैं जिन्हें 2 भाषाओं में, गुजराती और हिंदी में, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2004 में। आगे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने एक तरह से यात्रावृत्त लेखन को गति प्रदान की, वो हैं जिन्होंने बहुत सारे अपने यात्रावृत्त लिखे। यही कारण है कि एक श्रेष्ठ यात्रावृत्त लिखने के कारण केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा श्री अमृतलाल वेगड़ को महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में मक्खन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा इन्हें मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। अब बात आती है सौंदर्य की नदी नर्मदा, जिस रचना पर हम बात करने वाले हैं।
उनसे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों की। सबसे पहली बात यह है कि ये कृति किस प्रकार की है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये कृति एक यात्रा व्रत है, और ये यात्रा व्रत किससे संबंधित है, नाम से ही स्पष्ट है कि नर्मदा की लेखक के द्वारा की गई पदयात्राओं से संबंधित है। लेखक ने अपनी पहली पदयात्रा, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके, 1977 में, और अंतिम पदयात्रा 1987 में की। ध्यान रखना है, सौंदर्य की नदी नर्मदा के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर रहे हैं। तो इस रचना में जो यात्रा व्रत संकलित हैं, उनमें पहला यात्रा व्रत 1977 का और आखिरी यात्रा व्रत 1987 का है, और वैसे उनकी पदयात्राएं 2009 तक चली थी, जो मैं आपको स्पष्ट कर चुकी हूं। प्रस्तुत कृति में इन 11 वर्षों के दौरान, यानी 1977 से 1987 के बीच की गई, लेखक के द्वारा की गई 10 यात्राओं के वृत्तांत संकलित हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 11 वर्ष 10 यात्राएं। प्रस्तुत कृति के प्रारंभ में, जहां से ये रचना प्रारंभ होती है दोस्तों, वहां पहले लेखकीय वक्तव्य है। उसके बाद इस कृति के प्रारंभ में 2 अन्य विद्वानों के वक्तव्य संकलित हैं, जिनमें से पहला वक्तव्य है मोहनलाल वाजपेयी का, और उसका शीर्षक है नयन तिरुपत भेल, यानी नेत्र तृप्त नहीं हुए, नयन न तिरुपत भेल शीर्षक से उन्होंने वक्तव्य दिया है, जिसमें उन्होंने न केवल श्री बेगड़ के विषय में, बल्कि उनकी यात्रा के विषय में, उनके विश्वास, उनके व्यक्तित्व, उनके सृजन के विषय में भी बात की है। इसके पश्चात प्रस्तुत कृति में दूसरा वक्तव्य एक और संकलित है, उसका शीर्षक है नर्मदा की बात, और यह वक्तव्य लिखा गया है श्री रमेश चंद्र शाह के द्वारा। यानी आपको ध्यान रखना है कि लेखक के स्वयं के, यानी श्री बेगड़ के वक्तव्य के अतिरिक्त 2 अन्य वक्तव्य यहां संकलित हैं। पहला वक्तव्य है मोहनलाल वाजपेयी का, जिसका शीर्षक है नयन न तिरुपत भेल, और दूसरा वक्तव्य है नर्मदा की बात शीर्षक से श्री रमेश चंद्र शाह का। इन वक्तव्यों के पश्चात नर्मदा यात्रा व्रत को 21 शीर्षकों में के अंतर्गत विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है। यानी 11 वर्ष की जो 10 यात्राएं हैं, उनको 21 शीर्षकों के अंतर्गत लेखक ने यहां प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में यात्रा व्रत की जो पहली कड़ी है, यानी पहली जो यात्रा है, वो जबलपुर से मंडला शीर्षक से है, और अंतिम यात्रा है कोलियाद से भरोच के नाम से प्रस्तुत की गई है। यानी पहला यात्रा व्रत है जबलपुर से मंडला शीर्षक से, और आखिरी, इस पुस्तक का आखिरी यात्रा व्रत है कोलियाद से भरोच के नाम से। लेखकीय वक्तव्य में श्री बेगड़ ने नर्मदा तट के तेजी से बदलते भूगोल की ओर संकेत किया है। यानी श्री बेगड़ ने अपनी ओर से जो वक्तव्य लिखा है, इस पुस्तक के प्रारंभ में जिस तरह से अक्सर प्रस्तावना या भूमिकाएं हुआ करती हैं पुस्तकों की, वहां बेगड़ ने, बहुत संक्षिप्त सा वक्तव्य है दोस्तों, वहां उन्होंने बताया है कि किस तरह से बढ़ती हुई औद्योगिकरण के कारण बढ़ती हुई जल की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए, उसको सुनियोजित करने के लिए किस प्रकार से बांध बनाए जा रहे हैं, और किस तरह से नर्मदा के तट का जो प्राकृतिक स्वरूप था वो तेजी से बदल रहा है, और उसका प्रभाव भूगोल पर भी पड़ रहा है, यानी भारत की भौगोलिक संरचना पर भी पड़ रहा है। इस बदलाव का कारण, ये जो भूगोल बदल रहा है, भौगोलिक स्थितियां बदल रही हैं, पर्यावरण बदल रहा है, उसका कारण उन्होंने किसको बताया है? बरगी बांध, नर्मदा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध, यानी ये 3 बांधों का उन्होंने उल्लेख किया है कि इन बांधों के कारण जल की समस्या तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन नर्मदा तट का जो भूगोल है वो निश्चित रूप से वो नहीं रहेगा जो लेखक की यात्रा के दौरान था। तो जिसके फलस्वरूप नर्मदा तट के कई गांवों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि बरगी बांध, नर्मदा सागर बांध और सरदार सरोवर बांधों के निर्माण के कारण नर्मदा के तट के अनेक गांवों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। लेखक का मत है कि इन बांधों के कारण भविष्य में अनेक अन्य गांव, नर्मदा के सैकड़ों किलोमीटर लंबे किनारों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। ये लेखक ने स्पष्ट रूप से संकेत किया है। अब बात आती है उस वक्तव्य की जिसका शीर्षक है नयन न तिरुपत भेल, मोहनलाल वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। इस वक्तव्य में नर्मदा को शिव तनया, यानी शिव की तनया यानी पुत्री, शिव की पुत्री कहा गया है। उन्होंने बताया है कि एक बार शिव जब साधना में लीन थे, तब उनके नीलकंठ से, यानी नीले गले से, नीले रंग का जो कंठ होता है शिव जी का, वहां से नर्मदा अवतरित हुई, और जैसे ही उनका जन्म हुआ उनके कंठ से, वैसे ही वे शिव की तपस्या में लीन हो गईं।
इसलिए उन्हें शिव तनया कहा गया है। उनके असाधारण तपस्विनी रूप को देखकर शिव ने उन्हें 3 वरदान दिए। दोस्तों, कौन कौन से वरदान दिए ये आपको कंठस्थ कर लेना है। पहला है अमृतमयी होने का वरदान, कि उनका जो जल है, नर्मदा का जो जल है, वो अमृत के समान लाभकारी होगा। दूसरा है कि उनका स्नान न कोई व्यक्ति न भी करे, लेकिन उनके दर्शन मात्र से उस व्यक्ति को स्नान का फल प्राप्त होगा, दूसरा वरदान। और तीसरा, वे चिर कुमारी रहेंगी। ये 3 वरदान शिवजी ने उनके असाधारण तपस्विनी रूप को देखकर उन्हें प्रदान किए। मोहनलाल वाजपेयी ने श्री वेगड़ को नर्मदा के प्रति प्रेम भाव के पर्याय के रूप में साधक, प्रेमिक और पागल, इन 3 शब्दों का प्रयोग किया है। दोस्तों, उन्होंने बताया है, वाजपेयी जी ने बताया है कि श्री वेगड़ का नर्मदा के प्रति इतना अधिक प्रेम है, इतनी अगाध श्रद्धा है कि उसके लिए किसी एक शब्द में उनकी उस रुचि, अभिरुचि को, उनकी उस मनोवृत्ति को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से 3 शब्दों का यहां प्रयोग किया गया है। तो पहला शब्द है साधक, दूसरा शब्द है प्रेमिक और तीसरा शब्द है पागल। इन 3 शब्दों के द्वारा उन्होंने नर्मदा के प्रति लेखक के हृदय में जो श्रद्धा का भाव है, जो आस्था का भाव है, उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। यानी वे क्या कहना चाहते हैं? वे कहना चाहते हैं जिस तरह के एक साधक अपने एक लक्ष्य को साध कर साधना करता है, लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित कर एकाग्रचित होकर साधना करता है, उसी तरह से नर्मदा के प्रति अपने भाव को साधा है जीवन भर श्री वेगड़ ने। तो इसलिए वे साधक हैं और वे नर्मदा के प्रेम में पागल हैं कि वे नर्मदा के दर्शन किए बिना रह ही नहीं सकते। 1-2 स्थानों पर उन्होंने यात्रा व्रत में इस बात का संकेत भी किया है। इसलिए उनके लिए प्रेमिक शब्द, और क्योंकि ये प्रेम पागलपन की हद तक है, इसलिए सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर वे नर्मदा की पदयात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। और यही कारण है कि अपने जीवन के इतने सारे लंबे वर्ष, 1977 से 2009 तक के वर्ष उन्होंने नर्मदा की पदयात्रा में दिए, तो इसलिए उन्हें पागल कहा गया है। तो ये 3 शब्द उन्होंने श्री वेगड़ के नर्मदा के प्रति प्रेम भाव को देखकर प्रयुक्त किए हैं। किसने प्रयुक्त किए हैं? मोहनलाल वाजपेयी ने अपने वक्तव्य नयन न तिरुपत भेल में। श्री वेगड़ की भाषा के विषय में मोहनलाल वाजपेयी ने लिखा है, शिल्प की साधना करते करते अमृतलाल ने भाषा को किस प्रकार साध लिया, यह एक रहस्य है। यह सहज भाषा की सिद्धि है जिसे सजने संवरने का न आग्रह होता है और न प्रयोजन। इस माध्यम से क्या कहना चाहिए, इन पंक्तियों के द्वारा लेखक यानी वाजपेयी जी क्या कहना चाहते हैं? वे कहना चाहते हैं कि शिल्प की साधना यानी कला की साधना, क्योंकि वे मूलतः श्री वेगड़ एक चित्रकार हैं, तो शिल्प की यानी कला की साधना करते करते किस तरीके से अमृतलाल ने भाषा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया कि वे अपनी सारी भावनाओं को, अपने सारी अनुभूतियों को सहज भाषा के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त कर पाते हैं। ये एक रहस्य है, इसको जाना नहीं जा सकता। और दूसरी बात, ये सहज भाषा की सिद्धि है, यानी उन्होंने जो शिल्प की साधना की है उससे उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है, साधना से सिद्धि मिलती है, ये हम सभी जानते हैं। तो कला की साधना से जो सिद्धि उन्हें मिली है वो है सहज भाषा के रूप में, और जिसके लिए किसी प्रकार के अलंकरण की आवश्यकता नहीं, कोई सी सजावट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने सहज रूप में ही अपनी भावनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करती है उनकी भाषा, और किसी भी प्रकार की बाहरी सजावट की मोहताज नहीं है उनकी भाषा। कुल मिलाकर एक शब्द में उन्होंने सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है। यहां अमृतलाल वेगड़ की पथ प्रांतर और वन वनांतर की लगभग 1800 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का उल्लेख करते हुए नर्मदा के समग्र रूप के दर्शन न करने, चातुर्मास न करने, परिक्रमा के सारे नियमों का पालन न करने और परिक्रमा न पूरी करने के श्री वेगड़ के खेद का भी उल्लेख किया गया है। यानी अपने वक्तव्य में मोहनलाल वाजपेयी जी ये लिखते हैं कि इस पुस्तक में उन्होंने पथ प्रांतर यानी पथरीले रास्तों और वन के रास्तों से की लेखक के द्वारा की गई लगभग 1800 किलोमीटर की पदयात्रा का उल्लेख है। और इसमें अंत में इस जहां पर यह यात्रा व्रत समाप्त होता है, वहां लेखक यानी श्री वेगड़ ने स्वयं अफसोस, पश्चाताप किया है कि वे
इस यात्रा में नर्मदा के संपूर्ण रूप के दर्शन नहीं कर सके, नर्मदा के तट पर रहकर चातुर्मास नहीं कर सके, यानी 4 महीने वहां नहीं बिता सके पूरे नियमों के साथ, परिक्रमा के सारे नियमों का पालन नहीं कर सके और परिक्रमा पूरी नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने खंड खंड में परिक्रमा की थी। तो ये जो अफसोस है, ये जो पश्चाताप है श्री वेगड़ का, उसका उल्लेख श्री मोहन लाल वाजपेयी ने भी अपने वक्तव्य में किया है। यही नयन तिरपत भेल शीर्षक का मूल आधार है। क्या मूल आधार है? नयन तिरपत भेल यानी मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए। और क्योंकि अमृतलाल वेगड़ इस यात्रा के बाद, यानी सौंदर्य की नदी नर्मदा कृति को लिखने के बाद, इतनी 10 यात्राएं करने के बाद भी उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती नर्मदा के दर्शन करके, उनके सौंदर्य के दर्शन करके, इसलिए मोहनलाल वाजपेयी ने अपने इस वक्तव्य का नाम दिया है नयन तिरपत भेल, क्योंकि वे अंत में पश्चाताप करते हैं कि वे समग्र रूप के, नर्मदा के समग्र रूप के दर्शन नहीं कर सके, परिक्रमा नहीं कर सके, परिक्रमा के नियमों का पालन नहीं कर सके, पदयात्रा पूरी नहीं कर सके और न ही चातुर्मास वहां पर कर सके। अब दूसरा जो वक्तव्य है वो है नर्मदा की बात, जिसके लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा व्रत की पुस्तक का ये दूसरा वक्तव्य है। रमेश चंद्र शाह ने लेखक की इस यात्रा को सांस्कृतिक यात्रा कहा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक अमृतलाल वेगड़ की इस यात्रा को सांस्कृतिक यात्रा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कहा है? तो आपको ध्यान रहना चाहिए, रमेश चंद्र शाह ने उनकी इस यात्रा को सांस्कृतिक यात्रा कहकर पुकारा है। आगे चले। श्री शाह ने लिखा है, एक कलाकार, तपस्वी और भारतीय श्रद्धा बुद्धि के साथ अद्भुत ढंग से समरस व्यक्ति की यात्रा है। यानी ये जो यात्रा है सौंदर्य की नदी नर्मदा में, जिस यात्रा का, पद यात्रा का उल्लेख किया गया है, ये यात्रा केवल एक लेखक की नहीं है बल्कि एक कलाकार की है, एक तपस्वी यानी एक नर्मदा के साधक की है और भारतीय आस्था की है, भारतीय ज्ञान विज्ञान की यात्रा है। और इन सारे भारतीय तत्वों का सामंजस्य लेकर लेखक श्री वेगड़ ने अपनी इस यात्रा को पूरा किया है। यानी इस यात्रा के मूल में केवल धार्मिक आस्था नहीं है बल्कि एक कलाकार भी है, एक साधक भी है, श्रद्धा भी है संस्कृति, भारतीय संस्कृति के प्रति, और भारतीय ज्ञान विज्ञान को भी वो साथ लेकर चले हैं। इन सारे तत्वों के सामंजस्य को साथ में लेकर श्री वेगड़ ने अपनी ये यात्रा पूरी की है, जिसका हर अध्याय एक अक्षय ताजगी और संवेदनात्मक समृद्धि से पूर्ण है। रमेश चंद्र शाह लिखते हैं कि इस कृति का एक एक अध्याय बहुत अधिक ताजगीपूर्ण है। और वो ताजगी कैसी है? अक्षय, जो कभी खत्म नहीं होती। अक्षय का मतलब क्या होता है? जो कभी क्षय को प्राप्त न हो, जो कभी समाप्त न हो, ऐसी ताजगी से भरा हुआ है इसका प्रत्येक अध्याय। और लेखक की नर्मदा के प्रति जो संवेदनात्मक अनुभूतियां हैं उनकी यहाँ पर अत्यंत प्रभावशाली अभिव्यक्ति हुई है। आगे वे लिखते हैं, कई कई वर्षों के आर पार संपन्न की गई ये यात्रा एक अत्यंत रोचक श्रृंखलाबद्ध कथा बन गई है। कि क्योंकि टुकड़ों में की थी लेखक ने ये यात्रा, तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि कई कई वर्षों के आर पार ये यात्रा संपन्न की गई, लेकिन क्योंकि इसमें एक निरंतरता है इसलिए एक श्रृंखलाबद्ध कथा के रूप में ये हमारे सामने आती है। और इसमें उपन्यास में जिस प्रकार कथा का प्रभाव होता है वो गुण भी है और एक कवित्व का गुण भी है, क्योंकि इसकी भाषा में काव्यात्मकता भी हमें स्थान स्थान पर देखने को मिलती है। ये एक ऐसी गाथा है जिसका केंद्रीय चरित्र स्वयं सौंदर्य की नदी नर्मदा है। और श्री शाह लिखते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्त की, जिसकी नायिका, जिसका प्रमुख चरित्र स्वयं नदी नर्मदा है, जो अक्षय सौंदर्य की भंडार है। इस यात्रा वृत्त की विषय सूची में क्या क्या है, इस क्रम को आप कंठस्थ कर लेंगे। सबसे पहले है प्रस्तावना, उसके बाद है लेखकीय यानी लेखक श्री वेगड़ का वक्तव्य, उसके बाद 2 अन्य वक्तव्य हैं, मोहनलाल वाजपेयी का पहला और फिर रमेश चंद्र शाह का दूसरा। और इस संपूर्ण यात्रा वृत्त को, इसके ये जितने 2 वक्तव्य हैं, इनके बाद यात्रा वृत्त वास्तव में शुरू होता है। और इस संपूर्ण यात्रा वृत्त को लेखक ने 21 शीर्षकों में विभक्त किया है। और ये 21 शीर्षक हैं। ये सबसे पहला यात्रा व्रत है जबलपुर से मंडला, फिर मंडला में खत्म होता है, फिर मंडला से छिनगांव दूसरा यात्रा व्रत, तीसरा यात्रा व्रत छिनगांव से अमरकंटक, चौथा अमरकंटक से डिंडोरी, डिंडोरी से 5वां महाराजपुर यानी मंडला, और फिर छठा महाराजपुर से ग्वारी घाट यानी जबलपुर, फिर ग्वारी घाट से 7वां बरमान घाट तक, और फिर 8वां बरमान घाट से सांडिया तक।
9वां सांडिया से होशंगाबाद, 10वां होशंगाबाद से हंडिया और 11वां हंडिया से ओंकारेश्वर और 12वां ओंकारेश्वर से खलघाट, 13वां खलघाट से बोरखेड़ी और 14वां बोरखेड़ी से केली और 15वां केली से शूलपाणेश्वर और फिर 16वां केवल शूलपाणेश्वर पर है, 17वां शूलपाणेश्वर से कबीरबड़, 18वां कबीरबड़ से विमलेश्वर, 19 विमलेश्वर से मीठी तलाई, यानी यहां से समुद्र यात्रा शुरू होती है लेखक की, जहां पर नर्मदा समुद्र में लय होती है। मीठी तलाई से कोलियाद और कोलियाद से भनोज, भनोज में अपनी इस यात्रा वृत्त को समाप्त करते हैं लेखक। दोस्तों, ये क्रम आपको इसलिए दिया गया है कि आजकल परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों का जो पैटर्न चल रहा है उसमें कई बार विभिन्न बिंदु दे दिए जाते हैं और उनको क्रम से लगाने का प्रश्न होता है, तो आप इनको देख लें। जो अंत में आ रहा है वहीं से अगले यात्रा वृत्त की शुरुआत हो रही है, तो आपको केवल इन स्थानों के क्रम से नाम कंठस्थ करने होंगे ताकि इस तरह का यदि प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसे सही करें। आगे चलें। अब बात आती है दोस्तों सौंदर्य की दरी नर्मदा के यात्रा वृत्त पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है श्री अमृतलाल वेगड़ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असंगत है। पहला है श्री वेगड़ ने शांति निकेतन से कला का अध्ययन किया। दूसरा है श्री वेगड़ ने नर्मदा के संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। तीसरा है श्री वेगड़ ने नर्मदा की 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की। और पांचवा है श्री वेगड़ ने पर्यावरण एवं नर्मदा संरक्षण संस्थान की स्थापना की। तो हमने जो अभी लेखक का परिचय पढ़ा दोस्तों, उसमें हमने पढ़ा कि शांति निकेतन से उन्होंने कला का अध्ययन किया था, बिल्कुल कथन सही है। नर्मदा के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया। नर्मदा की 4000 किलोमीटर की यात्रा की, ये तीनों सही हैं, लेकिन डी विकल्प असंगत है क्योंकि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और नर्मदा के संरक्षण के लिए कार्य तो किया लेकिन किसी संस्थान की स्थापना नहीं की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, श्री वेगड़ की पहली नर्मदा यात्रा के विषय में असंगत कथन छांटिए। पहला, यह यात्रा 22 अक्टूबर 1977 को प्रातः शुरू हुई। दूसरा, यात्रा ग्वारी घाट से नर्मदे हरे के घोष के साथ शुरू हुई। तीसरा, यात्रा अमरकंटक से नर्मदे नमामि तुभ्यम के जयकार के साथ शुरू हुई। और चौथा, इस यात्रा पर लेखक, उनके सहयोगी पांडे जी और उनके शिष्य यादवेंद्र और सूर्यकांत गए। तो दोस्तों, ये यात्रा 22 अक्टूबर 1977 को प्रातः शुरू हुई, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1977 से 2009 के बीच में ही उन्होंने ये यात्राएं की थी। तो ये कथन बिल्कुल संगत है, सही है, सत्य है। यात्रा ग्वारी घाट से नर्मदे हरे के घोष के साथ, यानी नर्मदे के जयकार के साथ उन्होंने ये यात्रा ग्वारी घाट जबलपुर से प्रारंभ की। यह यात्रा अमरकंटक से नर्मदे नमामि तुभ्यम के जयकार के साथ शुरू हुई, ये कथन असंगत है, गलत है। इस यात्रा पर लेखक के साथ उनके सहयोगी पांडे जी और उनके दो शिष्य यादवेंद्र और सूर्यकांत गए, ये कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, ये आपको कंठस्थ कर लेना है। आगे चलें। दूध जैसा सफेद पानी पारिजात के पुष्पों की याद दिलाता है। नदी की डाली पर लगे ये प्रपात नदी के पुष्प ही तो हैं। यह पंक्ति निम्न में से किससे संबंधित है? यानी ये जो पंक्तियां कही गई हैं ये निम्नलिखित में से किन स्थानों से संबंधित हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ए, बालई नदी से, बी, सहस्त्रधारा से, सी, अमरकंटक से, या डी, कन्हैया संगम से। तो दोस्तों, बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सहस्त्रधारा एक स्थान है जहां पर बहुत सारे प्रपात हैं नर्मदा नदी में। तो उस दृश्य को देखकर लेखक को लगता है कि मानो पारिजात के पुष्पों की कोई बेल है जिस पर छोटे छोटे जो प्रपात हैं वो सफेद रंग के पारिजात के पुष्प के समान लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य इससे हमको क्या ग्रहण करना है? ये ग्रहण करना है कि पानी नर्मदा का सफेद है, तो वो नर्मदा का सफेद पानी उन्हें पारिजात के सफेद फूलों के समान दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, प्रपात बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे प्रपात हैं पहाड़ पर, तो और सैकड़ों प्रपात हैं, इसलिए इसका नाम सहस्त्रधारा है। और वो छोटे छोटे प्रपात जब सफेद जल उनसे झरता है तो वो सफेद पारिजात के पुष्प के समान प्रतीत होते हैं। लेखक को ये बात, वो ये उस दृश्य को यहाँ इन पंक्तियों के द्वारा साकार कर रहे हैं हमारे सामने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आपको ध्यान रखना है कि जहां प्रपातों की तुलना पारिजात के पुष्पों से की गई है उस स्थान का नाम है सहस्त्रधारा। आगे चले।
कृषक स्त्री ने लेखक को अपनी ओर आते देखकर जूते उतार कर चलने को क्यों कहा? ए, क्योंकि वे परिकम्मावासी थे। परिकम्मावासी शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है इस यात्रा व्रत में दोस्तों। इसका उद्देश्य उन लोगों के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है कि जो नर्मदा की पद यात्रा करते हैं, उन्हें मध्य प्रदेश में परिकम्मावासी यानी परिक्रमा करने वाले कहा जाता है। तो क्योंकि वे परिकम्मावासी थे, क्योंकि वहां मंदिर था, क्योंकि वहां उनका खलिहान था, क्योंकि वहां भूमि दलदली थी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। जब अपनी यात्रा पर आगे जा रहे हैं तो एक कछारी नाम का एक स्थान आता है दोस्तों, और वहां वे देखते हैं कि एक कृषक दंपति वहां बैठे हैं। तो वे उनसे आगे की बातचीत, आगे के मार्ग की जानकारी लेने के उद्देश्य से उनकी तरफ जाते हैं और वे जूते पहनकर ही आगे बढ़ते हैं। तो जो कृषक स्त्री है वो उन्हें टोकती है और कहती है कि आप जूते उतार कर यहां आए। जब लेखक का उनसे बहुत घरेलू सा संबंध हो जाता है तब वे उस स्त्री से पूछते हैं कि उन्होंने उन्हें जूते उतार कर आने के लिए क्यों कहा। तब वो स्त्री जवाब देती है कि जहां से आप आ रहे थे वो हमारे खलिहान है और खलिहान हमारे लिए लक्ष्मी का रूप है, इसलिए हम वहां पर जूते लेकर नहीं जाते। तो ये भी एक भाव है अद्भुत, जो हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है कि हमारी जो जीविका है, हमारी जो भूमि है, जो हमें अन्न देती है, उसके प्रति हम अपना आस्था भाव रखें, श्रद्धा भाव रखें। तो क्योंकि वहां पर उनका खलिहान था, इसलिए उस कृषक स्त्री ने लेखक को जूते उतार कर चलने के लिए कहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, अमरकंटक तो बद्रीनाथ का टुकड़ा है, लेखक से यह किसने कहा? मोह गांव के बाबा ने, लिंगा के सन्यासी ने, कछारी के किसान ने, या गांव के कोटवार ने? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोहगांव नामक स्थान पर एक बुजुर्ग बाबा मिले, उन्होंने उनसे, लेखक ने उन बाबा से अमरकंटक के विषय में, वहां के मौसम के विषय में बातचीत की। तब मोहगांव के बाबा ने उनसे कहा कि अमरकंटक तो बद्रीनाथ का टुकड़ा है। तो यह कथन लेखक से मोहगांव के बाबा ने कहा। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, मोर जैसे पंख फैलाकर नाचता है, उसी तरह नर्मदा ने यहां अपनी जलधाराएं फैला दी हैं। यह पंक्ति किस स्थान से संबंधित है? सहस्त्रधारा, मंडला, रामघाट या अमरकंटक? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रामघाट में लोगों ने, लेखक ने जो नर्मदा का स्वरूप देखा, उसे देखकर उन्हें लगा कि एक स्थान पर ही नहीं, अलग अलग छोटी छोटी धाराओं में विभक्त होकर नर्मदा फैली हुई है, वहां प्रवाहित हो रही है। और जिस प्रकार से मोर नाचते वक्त अपने पंख फैला लेता है, उसी तरह से उस स्थान पर नर्मदा की धाराएं फैली हुई हैं जो मोर पंख के समान प्रतीत हो रही हैं। तो ये पंक्ति जो है वो किससे संबंधित है? रामघाट से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सहस्त्र धारा से संबंधित है पारिजात के फूल, और मोर पंख से संबंधित है रामघाट। ये आपको भूलना नहीं है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, लेखक ने यह क्यों कहा कि नर्मदा जैसी असामान्य नदी भला सामान्य नियम क्यों कर मानने लगी? पहला, नर्मदा चट्टानों के बीच से बहती है। नर्मदा के प्रवाह के विषय में अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अमरकंटक से डिंडौरी तक की जो यात्रा सबसे कठिन होनी चाहिए थी, वही सबसे आसान थी। और डी, नर्मदा मैदानी भाग में वेग से तथा पर्वतीय भाग में धीमी गति से बहती है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेखक ने यह इसलिए कहा नर्मदा जैसी असामान्य नदी, क्योंकि नर्मदा के प्रति उनका अगाध श्रद्धा का भाव है। वे उसे एक असाधारण नदी के रूप में देखते हैं। तो एक असाधारण नदी के लिए सामान्य नियम, जो सभी, सामान्य नियमों से मतलब क्या है? यानी वो नियम जो सभी के द्वारा पालन किए जाते हैं, ऐसे नियमों को मानकर चलने वाली नदी नर्मदा नहीं है, क्योंकि वो सामान्य नदी नहीं है, वो असाधारण नदी है। अब क्यों असामान्य नियमों को मानकर चलने वाली है, क्यों सामान्य नियमों को नहीं? क्योंकि अमरकंटक से जब डिंडौरी तक की यात्रा की तो इस यात्रा में पर्वतीय क्षेत्र भी आने वाला था, इस यात्रा में बालू का क्षेत्र, वन का प्रदेश भी आने वाला था, और इस यात्रा में सकरे मार्ग भी, मैदानी भाग भी आने वाले थे। यानी हर तरह की यात्रा आने वाली थी, और इसकी जानकारी लेखक पहले लोगों से बातचीत कर पता कर चुके थे। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि जब इतनी विविधता है इस रास्ते में, तो पहाड़ों पर भी मुश्किलें आएंगी,
वन में जाते समय भी मुश्किलें आएंगी और सकड़े रास्तों से, मैदानी भाग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा सकड़े हैं तो रास्ते में मुश्किलें आएंगी। तो उन्होंने अनुमान लगाया था मन में कि ये यात्रा उनकी अब तक की सबसे कठिन यात्रा होने वाली है। लेकिन लेखक को उस समय ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अमरकंटक से डिंडोरी तक की जिस यात्रा को उन्होंने बहुत कठिन माना था, वो यात्रा सबसे आसान निकली। इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि नर्मदा क्योंकि एक असाधारण नदी है, इसलिए वो साधारण नियमों को मानकर नहीं चलती, इसलिए ये कथन यहां कहा गया था। तो आंसर हुआ हमारा सी। सौंदर्य की नदी नर्मदा की निम्न पंक्तियों को संबंधित स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों, ये पंक्तियां वो पंक्तियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको अपने ध्यान में रख लेंगे। पहली पंक्ति है, नर्मदा का यहां मानो बालकांड पूरा होता है और सुंदरकांड शुरू होता है। दूसरी है, नर्मदा का वृंदावन है यह, खूब रास रचाया है उसने। इन पंक्तियों से आप अनुमान लगा सकते हैं लेखक की भाषा का कि उसमें काव्यात्मकता किस हद तक है और कितनी सरल भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। सी है, धर्म क्षेत्र से मानो कुरुक्षेत्र में आ गए। डी है, पिछली यात्राओं में हमने नर्मदा का वनवास देखा था, इस बार की यात्रा में उसका अज्ञातवास देखा। सारे पौराणिक प्रसंगों के शब्दों का प्रयोग कर लेखक ने इतनी सुंदर भावाभिव्यक्ति की है कि देखते ही बनता है। तो सबसे पहली जो पंक्ति है दोस्तों, नर्मदा का यहां बालकांड पूरा होता है, सुंदरकांड शुरू होता है, ये पंक्ति है डिंडोरी से मंडला तक के मार्ग के विषय में। इसका मतलब क्या है, रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में बालकांड श्री राम के बचपन का समय है और सुंदरकांड है वो समय जब हनुमान जी लंका दहन के लिए लंका जाते हैं समुद्र पार कर, यानी वो संघर्ष का समय है। तो अभिप्राय क्या हुआ कि अभी तक जो नदी सहज रूप में बह रही थी यानी बालकांड था, वो अब संघर्ष भरे पथरीले रास्तों पर, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर बह रही है, यानी उसका सुंदरकांड शुरू हो गया है। इस बात को यहां अभिव्यक्त किया गया है और ये पंक्ति डिंडोरी से मंडला तक के मार्ग से संबंधित है। दूसरा है, नर्मदा का वृंदावन है यह, खूब रस रचाया है इसने। ये पंक्ति है रंगपुरी के बाद जो पठारी भाग आया उसमें, क्योंकि यहां पर लेखक ने देखा कि पर्वतीय भाग से नीचे उतरने के बाद जब वो रंगपुरी के बाद आने वाले पठारी भाग में बहती है नर्मदा, तो वो उसी तरह से अटखेलियां करती हैं, घुमावदार उसका वेग जाता है, उसकी धारा जाती है, तो ऐसा लगता है मानो वो यहां पर रास लीला कर रही है, नृत्य कर रही है। क्योंकि आपको ध्यान होगा दोस्तों कि जो श्री कृष्ण के जो रासलीला के दृश्य हमको चित्रों में देखने को मिलते हैं, उनमें वे गोलाकार रूप में गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे। तो अभिप्राय क्या हुआ कि वृंदावन, क्योंकि लीलाएं श्री कृष्ण ने वृंदावन में की थी और रासलीला वृंदावन में की थी, रासलीला गोलाकार होती है, यानी यहां नरमपुरी के बाद जो पठारी भाग आता है उसमें नर्मदा का प्रवाह गोलाकार घूमता हुआ आगे बढ़ता है। तो ये बात यहां स्पष्ट है। अब धर्म क्षेत्र से मानो कुरुक्षेत्र में आ गए, ये पंक्ति संबंधित है जबलपुर से, यानी जब अपनी यात्रा से लौटकर वन के सौंदर्य को देखकर, प्रकृति के अंचल को, प्रकृति के सौंदर्य को अपने भीतर अनुभव करके लेखक जब जबलपुर वापस घर लौटते हैं और वहां की भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, धूल धक्कड़, प्रदूषण, ये सब देखकर उनको ऐसा लगता है कि अभी तक मानो वे धर्म क्षेत्र में थे, यानी प्रकृति के आंगन में थे, और अब वे कुरुक्षेत्र में यानी संघर्ष के क्षेत्र में आ गए हैं। तो ये पंक्ति जबलपुर से है। पिछली यात्राओं में हमने नर्मदा का वनवास देखा था और इस बार की यात्रा में हमने अज्ञातवास देखा, और ये पंक्ति है घाघी से। दोस्तों, अपनी यात्रा के दौरान घाघा नामक स्थान पर पहुंचते हैं लेखक, और घाघा में उनका रात्रि विश्राम है, और आगे अगला जो गांव है वो है घाघी गांव। तो वो रात्रि को अपना सामान वहां रखकर इस दृष्टिकोण से कि घाघी गांव तक घूमकर आते हैं, घूमने वो जाते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि बाईं ओर भी पतली सी धारा है नर्मदा की, दाईं ओर भी पतली सी धारा है, लेकिन वो सोचते हैं कि आगे शायद नदी की धारा उनको मिलेगी, और जब वे आगे नदी के पाट तक जाते हैं तो वहां पर नर्मदा बिल्कुल गायब थी। तो इस बात को ध्यान में रखकर वे कहते हैं कि पिछली यात्राओं में हमने नर्मदा का वनवास देखा था, यानी वन के बीच से बहती हुई नर्मदा नदी देखी थी, लेकिन घाघी में जहां पर पतली पतली दो धाराएं इर्द गिर्द हैं, लेकिन बीच में से धारा बिल्कुल अज्ञात हो गई है, गायब हो गई है, ये हमको रूप आज देखने को मिला। और वो गायब हो गई धारा के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है अज्ञातवास, जो पांडवों के अज्ञातवास के पौराणिक प्रसंग से संबंधित है। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये इसके सही
विकल्प होना चाहिए। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, सोचा आज त्रिवेणी स्नान हुआ, 2 धाराएं पहले से थीं, तीसरी ऊपर से आ मिली, ये 3 धाराएं कौन सी थीं? नर्मदा, बुढ़नेर, टेम नदियों की, बुढ़नेर नर्मदा और वर्षा के जल की, नर्मदा टेम नदियों और वर्षा के जल की, नर्मदा टेम और गोमती नदियों के जल की। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। टेमर संगम एक स्थान है, वहां पर जब लेखक पहुंचते हैं, जिस स्थान को टेमर संगम कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर टेम नदी नर्मदा नदी से मिलती है, यानी टेम और नर्मदा नदियों का संगम है। तो जिस समय लेखक उस संगम पर पहुंचते हैं उसी समय तेज बारिश आती है और उन्हें तब वे ये बात कहते हैं कि आज त्रिवेणी स्नान हुआ, यानी 3 धाराएं मिल गई, नर्मदा का जल है, टेम नदी का जल है और ऊपर से वर्षा का जल है। तो 3 धाराओं का मतलब है नर्मदा की धारा, टेम नदी की धारा और वर्षा की धारा। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, पिछली यात्राओं में हमने नर्मदा का वनवास देखा था, इस बार की यात्रा में उसका अज्ञातवास देखा। पंक्ति में व्यंजित अर्थ है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, पहले भी एक प्रश्न में आ चुकी है। तो इसका व्यंजित अर्थ हमको बताना है। ध्यान देंगे, व्यंजित अर्थ में हमें जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। यानी पिछली यात्रा में हमने नर्मदा का वनवास देखा, तो सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? वनवास। फिर इस बार की यात्रा में उसका अज्ञातवास देखा, तो दूसरा महत्वपूर्ण शब्द क्या है? अज्ञातवास। तो जहां जिस विकल्प में हमको इन दोनों शब्दों के अर्थ निहित मिले वही उसका व्यंजित सही अर्थ है। तो पहला देखते हैं, पहले नर्मदा की धारा को प्रत्यक्ष देखा था, अब वह लुप्त हो गई है। तो देखिए लुप्त हो गई है यानी अज्ञातवास का अर्थ तो आ रहा है, लेकिन वनवास का अर्थ नहीं आ रहा, तो असंगत। पिछली यात्राओं में नर्मदा को जल से लबालब भरा देखा था, अब उसकी धारा अत्यंत क्षीण हो गई है, ये तो बिल्कुल ही गलत। पिछली यात्राओं में नर्मदा को वन के बीच से बहते देखा था, अब यहां बीच में अचानक गायब हो गई है। वन के बीच से यानी वनवास का अर्थ आ रहा है, अचानक गायब हो गई है यानी अज्ञातवास का अर्थ आ रहा है, यानी इसका सही व्यंजित अर्थ है सी। लेखक ने पिछली यात्राओं में नर्मदा को वेग से चट्टानों से नीचे गिरते देखा था, अब वो समतल भूमि में है, ये कथन भी बिल्कुल गलत है। यानी सही व्यंजित अर्थ है सी विकल्प में, क्योंकि उसमें दोनों जो प्रमुख शब्द हैं, मूल शब्द हैं, वनवास और अज्ञातवास, उनका अर्थ यहां शामिल है। तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, तो उस तट के पाठा, सहजपुरी, छेवलिया, बरहैया खेड़ा और इस तट के घाघी, झुरकी, बखारी, रोटो, पायली तुम्हें जोहार। अब तो तुम थोड़े ही दिनों के मेहमान हो ना। लेखक ने इन्हें थोड़े दिनों के मेहमान क्यों कहा? दोस्तों ये जितने भी नाम यहाँ हैं ये सब उन गांवों के नाम हैं जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित थे। जोहार का मतलब होता है अभिवादन या प्रणाम करना। तो लेखक जब वहां से विदा हो रहे हैं उस स्थान से, तो बरमान घाट, बरगी कॉलोनी के स्थान पर वे ये कहते हैं कि उस तट के पाठा यानी नर्मदा के दूसरे तट पर पाठा, सहजपुरी, छेवलिया, बरहैया खेड़ा जो गांव हैं उनको प्रणाम, और इस तट पर घाघी, झुरकी, बखारी, रोटो, पायली तुमको प्रणाम। क्यों? क्योंकि अब तुम थोड़े दिन के मेहमान हो, यानी बरगी कॉलोनी में जो पुल बांध बन रहा है नर्मदा पर, उसके बाद ये सारे गांव का अस्तित्व समाप्त होने वाला है, इसलिए लेखक उन्हें अभिवादन, उनका अभिवादन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तो ये बाढ़ पीड़ित थे, ये महामारी से ग्रस्त थे, इनकी स्थिति अत्यंत जर्जर थी, या बरगी कॉलोनी में नर्मदा पर बन रहे बांध के पूर्ण होने के बाद ये सभी गांव नष्ट होने वाले थे। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, यहां नर्मदा मानो सुस्ता रही है, पंक्ति किस स्थान से संबंधित है? धुआंधार, लम्हेटी, बंदर कूदनी या सिवनी। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जबलपुर में जहां पर भेड़ा घाट स्थान है, भेड़ा घाट में दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानें हैं और उनके बीच से पतली सी धारा नर्मदा की बहती है और आगे चलकर वो बहुत बड़ा पाट हो जाता है। जहां पर पतली है वहां पर बहुत ही कमजोर सी पतली धारा है और नर्मदा का जो वेग अमूमन देखने को मिलता है वैसा वेग वहां कुछ नहीं है, बिल्कुल शांत प्रवाह है उसका, और उस स्थान का नाम है बंदर कूदनी। तो लेखक को उस बंदर कूदनी में
सकड़े स्थान पर शांत भाव से बहती नर्मदा नदी को देखकर ऐसा लगा मानो यहां वो विश्राम कर रही है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों को पार करते करते उछलते वेग से बहते बहते शायद वो थक गई है। तो ये बंदर कूदनी से संबंधित पंक्ति है, तो आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, नर्मदा का पाषाण युग समाप्त हो गया है और बालू युग शुरू हो गया है। पंक्ति में पाषाण युग शब्द किसका संकेतक है? भेड़ाघाट, बगरई, सिवनी संगम या धरती कछार? तो दोस्तों पाषाण युग शब्द लेखक ने इस्तेमाल किया है भेड़ाघाट से, जहां पर दोनों तरफ संगमरमर की चट्टानें हैं बड़ी बड़ी और उनके बीच से नर्मदा बहती है। तो क्योंकि वो पत्थरों के बीच से बहती है इसलिए उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है लेखक ने पाषाण युग, और उसके बाद वो रेतीले मैदानी भाग में बहती है उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है बालू युग। तो ये पाषाण युग जो शब्द है वो भेड़ाघाट से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। पगडंडी लोकगीत की तरह होती है। पंक्ति का अर्थ है पगडंडी जन सामान्य के चलने का मार्ग होती है। पगडंडी जंगल के बीच बनती है। पगडंडी किसी एक व्यक्ति का नहीं समूह का सृजन होती है तथा इसे बनाने वाला अज्ञात होता है। यह सरकार द्वारा नहीं बनाई जाती। तो दोस्तों पगडंडी लोकगीत की तरह होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी इसका अर्थ क्या है कि जिस तरह से लोकगीत किसने लिखा, कैसे वो जन जन में समा गया, जन जन के हृदय का हार बन गया, इसके विषय में कुछ नहीं पता। यानी वो समूह का सृजन होता है पहली बात, और किस व्यक्ति ने बनाया उसका रचयिता भी अज्ञात होता है। तो इसलिए लोकगीत ऐसा होता है। इसलिए लेखक ने कहा कि पगडंडी लोकगीत की तरह होती है, क्योंकि पगडंडी किसी एक व्यक्ति के चलने से नहीं बनती, बल्कि जब समूह उस पर चलता है तब पगडंडी स्थायी आकार ग्रहण करती है, और उसको वास्तव में पहले किसने बनाया इसके विषय में कोई कुछ नहीं जानता। जिस तरह से लोकगीत को मूल रूप से किसने लिखा होगा उसके विषय में भी कोई नहीं जानता। इसलिए लेखक ने पगडंडी की तुलना लोकगीत से की है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अपने संगमरमरी लिबास में यह हमेशा अच्छी लगती है। पंक्ति नर्मदा के किस स्थान से संबंधित है? एक तो संगमरमरी लिबास जबलपुर के भेड़ाघाट का हम देख ही चुके हैं। अब हथिया से, समनापुर से, सतधारा से, जबलपुर से। तो दोस्तों जबलपुर विकल्प यहां है, लेकिन ये पंक्ति जबलपुर से संबंधित नहीं है, बल्कि संबंधित है हथिया से, क्योंकि हथिया में भी संगमरमर के बीच से, संगमरमर के पत्थरों के बीच से बहती है नर्मदा। तो आंसर हुआ ए। अगला, एकदम खड़ी कगार पर होने के कारण यह गांव किसी हवा महल सा जान पड़ता है। पंक्ति का संबंध किस गांव से है? अजेरा, सांडिया, खेराघाट या भटेरा? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये नर्मदा और कुब्जा नदियों के संगम पर स्थित था, और क्योंकि ये सीधा कछार पर खड़ा था इसलिए ऐसा लगता था मानो ये हवा महल हो, इसलिए ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लेखक ने होशंगाबाद से हंडिया की पदयात्रा पर दिवाली के दिन नर्मदा में प्रवाहित करने के लिए दिया गया दिया दादू को क्यों लौटा दिया? ए, वे इसे अंधविश्वास मानते थे। बी, वे दिया प्रवाहित करने को जल प्रदूषण मानते थे। सी, वे नर्मदा से रूठ गए थे। डी, उनके भीतर से दिया प्रज्वलित कर नर्मदा में प्रवाहित करने की ललक उत्पन्न नहीं हुई थी। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लेखक का अगाध प्रेम है नर्मदा नदी के प्रति। वे इतने आस्थावान, इतने श्रद्धावान हैं कि वे नर्मदा को अधिक समय तक देखे बिना रह ही नहीं सकते। यही कारण है कि एक बार अमरकंटक स्थान पर वे थे और वहां पर दिवाली का पर्व आया और उन्होंने उसी स्थान की एक स्त्री से एक दिया लेकर नर्मदा नदी में प्रवाहित किया और मां नर्मदा से ये प्रार्थना की कि जिस तरह से मैं आज ये दिया आपके जल में प्रवाहित कर रहा हूं, उसी तरह से हे मां मेरे हृदय में भी एक दिया सद्भावनाओं का, सद्ज्ञान का प्रज्वलित करना, मेरे हृदय के अंधकार को दूर करना, वो दिया उन्होंने प्रज्वलित किया था। लेकिन उन्हें महसूस होता है इस पल में आकर, इस पदयात्रा के इस मुकाम पर आकर उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने नर्मदा नदी से जो प्रार्थना की थी, उनके हृदय के अंधकार को दूर करने की, उनके हृदय के दिए को जलाने की, वो उन्होंने सुनी नहीं है और इसलिए वे नर्मदा नदी से रूठ जाते हैं। और जब दादू जो मार्ग में उन्हें एक सहयात्री के रूप में मिले हैं, वे उन्हें दीपावली के दिन एक दिया देते हैं कि लो बेटा नर्मदा में प्रवाहित कर दो, तो वे उन्हें वो दिया लौटा देते हैं। जब वे कारण पूछते हैं तब उन्हें वो बताते हैं कि उनका अंदर का जो दिया है वो मां नर्मदा ने प्रज्वलित नहीं किया। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला प्रश्न, अरे पगले, भीतर का दिया क्या इतनी आसानी से जलता है? लेखक से यह किसने कहा? दादू ने, सन्यासी ने, रम्मू ने या ग्रामीण बुजुर्ग ने? तो पिछले प्रश्न में ही इसका उत्तर है दोस्तों, ये बात दादू ने कही जब उन्होंने, लेखक ने उनको दिया लौटाया तो और उनसे पूछा कि वे क्यों दिया प्रवाहित नहीं कर रहे, तब उन्होंने कहा मेरे भीतर का दिया नहीं जलाया मां नर्मदा ने। तब दादू ने कहा कि पगले, भीतर का दिया यानी चेतना का दीपक इतनी आसानी से नहीं जलता। चेतना के दीपक को, भीतर के दीपक को जलने में देर लगती है, लेकिन अगर ये जल जाता है तो फिर कभी बुझता नहीं है। तो ये बात उन्होंने यहां कही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, कल तक नर्मदा वनबाला थी, अब शैलबाला है। पंक्ति के विषय में असंगत कथन छांटिए। ए, यह पंक्ति हंडिया से ओंकारेश्वर शीर्षक यात्रा व्रत से ली गई है। बी, यह पंक्ति ढाले कोठड़ा गांव के नदी तट से संबंधित है। सी, यह पंक्ति लेखक ने धारा क्षेत्र में प्रवाहित नर्मदा धारा के विषय में कही है। डी, इस पंक्ति से लेखक ने स्पष्ट किया है कि इससे पूर्व नर्मदा वन क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी और अब वो चट्टानों के बीच से बह रही है। हमको छांटना है असंगत कथन। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लेखक ने, ये बिल्कुल सही है कि ये हंडिया से ओंकारेश्वर की यात्रा पर जब लेखक गए तब उसमें ये पंक्ति लेखक ने लिखी है। तो इस यात्रा व्रत का अंग है ये पंक्ति, ये कथन बिल्कुल सही है। फिर ये ढाले कोठरा गांव के नदी तट से संबंधित है। वहां खड़े होकर जब लेखक ने नर्मदा नदी के प्रवाह को देखा तो उन्होंने देखा कि कल तक नर्मदा वनबाला थी, यानी वन के बीच से बह रही थी, और अब क्योंकि पत्थरों के बीच से बह रही है तो वो शैलबाला है। शैलबाला यानी पर्वतों के बीच से प्रवाहित होने वाली। यह पंक्ति लेखक ने धारा क्षेत्र के विषय में नहीं कही है, नर्मदा धारा के विषय में नहीं कही, बल्कि ढाले कोठरा गांव के नदी तट के विषय में कही है। तो यह संगत कथन है। इस पंक्ति में लेखक ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में नर्मदा वन क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी और अब वो चट्टानों के बीच से बह रही है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, अमृतलाल वेगड़ ने नदी की पहलौटी संतान किसे कहा है? किसानों को, गोताखोरों को, नाविकों को या मछुआरों को? तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, मछुआरों को, क्योंकि वो हमेशा नदी में रहते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, तो उन्हें नदी की पहलौटी यानी पहली संतान कह करके पुकारा है। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, इन आड़ी टेढ़ी आंकी बांकी जलधाराओं से नर्मदा ने यहां मानो झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। पंक्ति अमृतलाल वेगड़ ने किस स्थान के सौंदर्य को देखकर कही है? ए, महेश्वर के पास की सहस्त्रधारा को देखकर। बी, मंडला की सहस्त्रधारा को देखकर। सी, सतधारा के सौंदर्य को देखकर। या डी, मरकटा तीर्थ में नर्मदा के प्रवाह को देखकर। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दो स्थानों पर है सहस्त्रधारा, एक मंडला की सहस्त्रधारा जिसमें पारिजात के पुष्पों से उन्होंने तुलना की थी, दूसरी है महेश्वर की सहस्त्रधारा जहां लेखक देखते हैं कि नर्मदा की जो जलधाराएं हैं वो आड़ी तिरछी आंकी बांकी जगह निकालकर पर्वतीय क्षेत्र से और बह रही है। और क्योंकि वे पूरा एक भरा पूरा प्रवाह नहीं है, टुकड़ा टुकड़ा प्रवाह है आंकी बांकी रेखाओं का, तो लेखक सोचते हैं कि झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, यानी बीच बीच में चट्टानें दिख रही हैं, फिर जगह जगह पर नदी की धारा दिखाई दे रही है, तो उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। तो ये स्थान महेश्वर के पास की सहस्त्रधारा को देखकर ये बात लेखक ने कही है। तो आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प छांटिए। नन्हे मुन्ने क्या एकदम दूध मोए, इनके मुंह से दूध अभी छूटा ही कहाँ है? महेश्वर सहस्त्रधारा के प्रपात, यानी ये पंक्ति महेश्वर सहस्त्रधारा के प्रपात के विषय में ये यहां पर बताया गया है। अब इसमें जो कथन गलत है उसके विषय में उसको हमें छांटना है। सौंदर्य पिपासु मन, एकांत साधना की चाह, सन्यासी। यह नाटक एकांकी न रहकर द्विअंकी हो गया, साटक के प्रपात में लेखक का गिरना। और डी, जिंदगी तो कुल एक पीढ़ी भर की होती है पर नेक काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, मर्दाना में मिले 75 वर्षीय वृद्ध। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि नन्हे मुन्ने क्या एकदम दूध मोहे, छोटे छोटे प्रपात हैं महेश्वर की सहस्त्रधारा में, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है लेखक को कि ये
प्रपात नहीं बल्कि दूध मुहे बच्चे हैं जो माँ का दूध पी करके ही जिंदा रहते हैं। और क्योंकि जो नर्मदा नदी की जो धारा है वो कैसी है, वो नर्मदा नदी की धारा है सफेद रंग की। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रपात हैं ये वो नन्हे मुन्ने एकदम दूध मुहे बच्चे हैं, इनके मुंह से अभी दूध छूटा ही कहाँ है। तो ये बिल्कुल संगत कथन है। लेकिन सौंदर्य पिपासु यानी सौंदर्य का प्यासा मन और एकांत साधना की चाह, ये सन्यासी के विषय में नहीं है पंक्ति, ये है एक फ्रेंच दंपति के विषय में। फ्रेंच एक दंपति, लेखक एक स्थान पर रुकते हैं और वहाँ एक आश्रम में लोगों से बातचीत करते के दौरान उनको पता चलता है कि यहाँ सामने नदी में जो एक द्वीप है, उस द्वीप पर एक फ्रेंच दंपति यानी फ्रांसीसी पति पत्नी 6 महीने तक रहे थे। तो लेखक के मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर वो किस आकर्षण से आकर्षित होकर यहाँ इस द्वीप पर 6 महीने तक रहे होंगे। तो लेखक के मन में अपने आप से प्रश्न करके सवाल देते हैं कि या तो उनका मन नर्मदा के सौंदर्य को देखने का प्यासा होगा या उनमें एकांत में साधना करने की चाह उत्पन्न हुई होगी। तो यह किसी सन्यासी के विषय में नहीं बल्कि फ्रांसीसी दंपति, यानी लेखक ने उसके लिए फ्रेंच दंपति शब्द का प्रयोग किया है। तो फ्रेंच दंपति के समय में किससे संबंधित यह कथन है। यह नाटक एकांकी न होकर द्विअंकी हो गया क्योंकि साटक में लेखक नदी की धारा में उतर जाते हैं और वहीं उनका पैर फिसलता है और वो गिर जाते हैं। उसके बाद फिर दोबारा वो उठकर खड़े होते हैं और दोबारा गिर जाते हैं। तो एक ये नाटक, यानी कौन सा नाटक, लेखक के गिरने का नाटक, तो एकांकी ना होकर यानी एक अंक, यानी वो एक बार नहीं गिरे बल्कि द्विअंकी हो गया ना, 2 बार गिरे। तो ये साटक के प्रपात में लेखक के गिरने की घटना से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। जिंदगी तो कुल एक पीढ़ी भर की होती है पर नेक काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मर्दाना में एक 75 वर्षीय वृद्ध मिलते हैं जो ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने बेटों में बांट दी है और एक भूमि का टुकड़ा सिर्फ इसके निमित्त रखा है कि उससे जो भी आय होगी उससे वो परिक्रमा वासियों को, यानी जो भी नर्मदा की परिक्रमा करने वाले हैं, उनको भोजन की व्यवस्था करेंगे। तो ये नेक काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये काम उनके पिता ने शुरू किया था कभी और अब ये काम वे कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखकर वे कहते हैं कि जिंदगी एक पीढ़ी की होती है लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये भी बिल्कुल संगत है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान नर्मदा का नाभि स्थान कहा जाता है। हंडिया, अमरकंटक, सहस्त्रधारा या बोरखेड़ी। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हंडिया को नाभि स्थान क्यों कहा जाता है कि हंडिया पहुंचकर आधी नर्मदा नदी को पार कर लेते हैं परिक्रमा करने वाले लोग, पदयात्री लोग, और उसके बाद आधा क्षेत्र केवल आगे उनका पार करना रह जाता है, इसलिए इसको नाभि स्थान यानी केंद्रीय स्थान कहकर पुकारा गया है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, अमृतलाल नागर ने पुलिस संरक्षण में नर्मदा परिक्रमा को किस प्रकार उचित ठहराया। दोस्तों, एक स्थान पर जब वो शूलपाण की झाड़ी में प्रवेश करने वाले थे तो 4-5 लोगों ने उन्हें शूलपाण की झाड़ी के मार्ग से परिक्रमा न करने की सलाह दी क्योंकि वहां पर भीलों का आतंक था और वे भील न केवल जान से मार देते थे, वे सब कुछ लूट भी लेते थे। तो बहुत सारे लोगों ने तो उनसे कहा कि अगर आपको वो जीवित छोड़ देंगे तो आपको एक लंगोटी की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आपके कपड़े तक वो उतरवा लेंगे। तो लेखक को चिंता होती है, उन्हें अपने कपड़ों के लुट जाने की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता है कि यदि उनके चित्र का सामान, रेखा चित्रकला बनाने का जो सामान है, अगर वो लूट लिया, अगर उनका चश्मा ले लिया तो वे फिर क्या करेंगे। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर शूलपाण की झाड़ी, और लेकिन वो संकल्पित हैं कि वो शूलपाण की झाड़ी में से उस खतरनाक रास्ते से ही जाकर पदयात्रा करेंगे, दूसरे रास्ते से नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो शूलपाण में प्रवेश करने से पहले पास के एक स्थान का जो थाना था वहां के उच्च अधिकारी से मिलते हैं, उनसे पुलिस अपना परिचय देकर पुलिस संरक्षण प्राप्त करते हैं और उसके फलस्वरूप उन्हें 2 पुलिस के व्यक्ति मिलते हैं जो उनके साथ रहते हैं और उन्हें शूलपाण की झाड़ी पार करवाते हैं ताकि सुरक्षित लेखक उस झाड़ी से को पार कर सकें। ये जो झाड़ी शब्द है दोस्तों, ये किसी वन के लिए नहीं है। कभी वहां किसी जमाने में वन हुआ करता था लेकिन वहां पर वृक्ष भी नहीं है ढंग से कि छाया हो सके, तो ये लेखक ने लिखा है, लेकिन नाम उसका शूलपाण की झाड़ी ही चला आ रहा है। तो यह सोचकर कि जान है, तो जब वे उस पुलिस संरक्षण में शूलपाण की झाड़ी को पार कर रहे हैं तो उनके मन में एकदम से सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या वे ये उचित कर रहे हैं कि
एक धार्मिक यात्रा, एक पद यात्रा जो कर रहे हैं उसको पुलिस संरक्षण में कर रहे हैं, तब वो अपने मन को समझाने के लिए क्या याद करते हैं वो अभी देखेंगे। ये सोचकर कि जान है तो जहान है। बी, नर्मदा की परिक्रमा उनके जीवन का परम लक्ष्य है, अर्थात अतः उसके लिए वे कुछ भी करेंगे। तीसरा, मंगलकारी कार्य में आई रुकावटों को दूर करना मनुष्य का परम धर्म है। और डी, विश्वामित्र ने भी राम लक्ष्मण के संरक्षण में ही यज्ञ संपन्न करने में सफलता प्राप्त की थी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। वो याद करते हैं कि विश्वामित्र को, महर्षि विश्वामित्र को जब यज्ञ संपन्न करना था और हर बार राक्षस मदिरा या अन्य मांस आदि अन्य बुरी घृणित वस्तुएं उनके यज्ञ में डालकर विघ्न उत्पन्न किया करते थे, तब वे राजा दशरथ के दरबार में गए थे और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने की प्रार्थना की थी। तब श्री राम और लक्ष्मण के संरक्षण में उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया था। तो जब उन ऋषि मुनि जैसों ने राम और लक्ष्मण के संरक्षण में यज्ञ संपन्न किया, तो फिर उनका धार्मिक यात्रा पुलिस कर्मी दल के साथ उनके संरक्षण में व्यतीत करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, ऐसा लेखक अपने मन को समझाने के लिए सोचते हैं। तो आंसर हुआ हमारा डी। अगला प्रश्न, शूलपाण झाड़ी का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है? बीजासेन को, हिरनफाल को, जागरवा कुटी को, भीलखेड़ा को? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हिरनफाल एक स्थान है जहां से शूलपाण की झाड़ी में प्रवेश किया जाता है, तो इस स्थान को, हिरनफाल को, शूलपाण झाड़ी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, पहाड़ों का एक शतदल मानो खुलता जाता है, पंक्ति का क्या अर्थ है? पहाड़ों में नर्मदा की धारा पुष्प के समान दिखाई देती है, एक के बाद एक क्रमशः पहाड़ आते जाते हैं, सारा प्रदेश ऊंचे नीचे पहाड़ों की श्रृंखला है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक स्थान पर जाते हैं जब लेखक, तो वो देखते हैं कि एक पहाड़ खत्म नहीं होता कि दूसरा पहाड़ सामने आ जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे एक क्रम से पहाड़ आते जाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई सैकड़ों पत्तियों वाला कमल हो जिसकी पत्तियां क्रम से खुलती चली जा रही हो। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। शूलपाण झाड़ी के विषय में असंगत कथन छांटिए। कटीली झाड़ियों की अधिकता के कारण इसे शूलपाण झाड़ी कहते हैं। यह स्थान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के मिलन स्थल पर स्थित है। यह 80 मील तक विस्तृत है। यह भीलों के कारण नर्मदा परिक्रमा का सबसे खतरनाक इलाका है। तो असंगत कथन है दोस्तों ए, क्योंकि कटीली झाड़ियां, मैंने अभी आपको बताया यहां पर झाड़ियां हैं ही नहीं, तो ये कथन गलत है। लेकिन ये सही है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के मिलन बिंदु पर शूलपाण की झाड़ी स्थित है। 80 मील तक ये फैला हुआ है और भीलों के कारण क्या, भीलों का यहां पर आतंक है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हुआ हमारा ए। लेखक ने किरात कन्या कहकर किसे संबोधित किया है? नर्मदा को, शूलपाण के निकट स्थित पर्वत श्रृंखला को, चट्टानों को, या किरात जाति की युवती को? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। किरात शब्द जो है दोस्तों वो भील जाति के लिए प्रयुक्त होता है और भगवान शिव का भी एक नाम किरात है। तो हमको यहां पर भगवान शिव वाला अर्थ जो है वो ग्रहण करना है, क्योंकि हमने प्रारंभ में ही पढ़ा कि नीलकंठ के, उनके नीलकंठ से यानी नीले गले से अवतरित हुई थी नर्मदा, इसलिए वे किरात कन्या है, यानी भगवान शिव की पुत्री हैं। उन्हें शिव तनया भी कहा जाता है। इसलिए किरात कन्या शब्द का प्रयोग लेखक ने किसके लिए किया है? नर्मदा नदी के लिए किया है। शूलपाण के निकट स्थित और बाकी तीनों विकल्प असंगत हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न, अब यह पाषाणपुरी खत्म हो तो अच्छा हो, पंक्ति में रेखांकित शब्द किसका संकेतक है? यानी पाषाणपुरी शब्द लेखक ने किसके लिए इस्तेमाल किया है? ए, नर्मदा के पर्वतीय प्रवाह का क्षेत्र, संवेदनाहीन लोगों का क्षेत्र, भीलों के आतंक का, जल प्रपातों का? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नर्मदा जब पर्वतीय क्षेत्र से बह रही है उसके लिए लेखक कहते हैं कि अब ये पाषाणपुरी खत्म हो, यानी इसका प्रवाह अब पत्थरों के बीच से जो नर्मदा का प्रवाह है इसका क्रम अब समाप्त होना चाहिए। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न,
नर्मदा अब बोलने कम सुनने ज्यादा लगी है। पंक्ति में व्यंजित अर्थ है ए, अब इसका पहाड़ी मार्ग समाप्त हो गया है, अब इसका वन विहार समाप्त हो गया है, अब यह समतल मैदान में शांत बह रही है, और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तीनों कथन सही हैं। दोस्तों ये जो पंक्ति है, नर्मदा अब बोलने कम और सुनने ज्यादा लगी है, जब लेखक नर्मदा की पदयात्रा करते हुए गुजरात के उसमें प्रांत में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि अब तक तो नर्मदा कभी पहाड़ों में कभी वनों के बीच से बह रही थी, तो जगह जगह ऊंचे नीचे पत्थरों से टकराते हुए उसके प्रवाह की आवाज बहुत तेज थी। तो लेकिन अब क्योंकि वो मैदानी भाग में समतल और शांत भाव से बह रही है, दूसरी बात अब उसका समुद्र में विलय होने का समय भी निकट आ रहा है, तो जब समुद्र में नदियां मिलती हैं तो उनका वेग भी कम हो जाता है और वो शांत भी हो जाती हैं। तो इसलिए लेखक ने कहा नर्मदा अब बोलने कम, यानी अब उनके प्रवाह की आवाज नहीं आती, सुनने ज्यादा लगी है, अर्थात शांत भाव से वो प्रवाहित हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो परिवेश की दूसरी आवाजों को वो सुनने में व्यस्त हो गई हो। तो ये सारी बातें कि अब इसका पहाड़ी भाग समाप्त हो गया है, ये भी सही है, अब इसका वन विहार समाप्त हो गया है, ये भी सही है, अब ये समतल मैदान में शांत बह रही है, ये भी सही है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चले। सौंदर्य की नदी नर्मदा में श्री वेगर ने सत्यम शिवम सुंदरम को किस रूप में व्याख्यायित किया है? पर्वत शिव, पवन सुंदर, प्रकृति सत्य है। नदी सत्य, हमारी ओर का किनारा शिव, सामने का किनारा सौंदर्य है। सूर्य सत्य, नदी शिव, आस्था सुंदर है। प्रेम सत्य, धर्म शिव, सद्भाव सुंदर है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नदी के तट पर खड़े होते हैं लेखक और उनको लगता है कि ये जो नदी है नर्मदा है ये सत्य है, क्योंकि ये हमें दिखाई दे रही है, तो नदी सत्य है। दूसरी ओर का जो किनारा है, हमारी ओर का जो किनारा है वो शिव है, क्योंकि इस किनारे से स्त्रियां जल भर कर ले जाती हैं, इस किनारे से पानी खेतों में जाता है, तो यानी ये कल्याण करता है। और शिव, इसलिए इस ओर का जो किनारा है शिव है, और सामने के किनारे का सौंदर्य वो दूर से देख पा रहे हैं, इसलिए वो सौंदर्य, दूसरी ओर का किनारा सौंदर्य है। तो इस प्रकार उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम को व्याख्यायित किया नर्मदा नदी के तट पर खड़े होकर। तो आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, लेखक ने नर्मदा यात्रा किस स्थान पर समाप्त की? ए नारेश्वर में, बी नागेश्वर में, सी विमलेश्वर में, या डी शूल पाणेश्वर में। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नारेश्वर नामक स्थान पर नर्मदा यात्रा लेखक ने समाप्त की। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, लेखक ने सौंदर्य की नदी नर्मदा वृत्तांत को किस बिंदु पर समाप्त किया? भरोच में, नारेश्वर में, कोलियाद में, या कतपुर में। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ध्यान देंगे, नर्मदा यात्रा लेखक ने नारेश्वर में समाप्त की, लेकिन नर्मदा यात्रा वृत्त लिखना उन्होंने भरोच में समाप्त किया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, लेकिन एक बार ऐसा आऊंगा कि वापस नहीं जाऊंगा, हमेशा के लिए मीठी नींद सो जाऊंगा, तब तबकी देकर सुला देना, बस यही एक आकांक्षा है, इसे पूरी करना मां। इन पंक्तियों के विषय में सत्य कथन छांटिए। ये सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्त की अंतिम पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में लेखक का नर्मदा के प्रति गहन एवं अटूट श्रद्धा भाव अभिव्यक्त हुआ है। इन पंक्तियों में लेखक ने पदयात्रा समाप्त कर नर्मदा नदी से विदा लेते समय के अपने भाव व्यक्त किए हैं। डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि ये आपको कंठस्थ कर लेना है कि नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा व्रत, यानी पूरी पुस्तक जहां समाप्त होती हैं उसकी अंतिम पंक्तियां हैं ये, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, लेखक का इसमें नर्मदा के प्रति गहरा श्रद्धा भाव व्यक्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। और इन पंक्तियों में लेखक ने पदयात्रा समाप्त कर नर्मदा नदी से विदा लेते समय उसकी, उनके हृदय के जो भाव थे उनको यहां पर अभिव्यक्त किया है। तो ये तीनों कथन इसके विषय में बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा डी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। मुझे तो बहुत मज़ा आया, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत मज़ा आएगा और ये सत्र आपके लिए सारे अन्य सत्रों की तरह बहुत उपयोगी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही सफलतादायक सिद्ध होगा। अगले सत्र के इंतज़ार में रहिए।